के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। आज के मेहमान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। एक शेर है कि बात करो तो लफ्जों से भी खुशबू आती है, लगता है उस लड़की को भी उर्दू आती है। एक और शेर है कि ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। ये जो शेर मैंने आज के कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे कहे, ये जाने माने शायर और पत्रकार आलोक श्रीवास्तव के शेर हैं और विविध भारती के स्टूडियो में आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। पत्रकार आलोक श्रीवास्तव से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग बीते हफ्ते आपने आज के मेहमान कार्यक्रम में सुना था। आज सुनिए यही बातचीत आगे। आलोक भाई, यहाँ हम उस मोड़ पर हैं जहाँ बशीर साहब से मुलाकात होती है। हाँ, यहाँ वो- से कहानी आगे बढ़ाई जाए। वहां से आगे कहानी ये हुई कि मैं एक गजल लेकर गया उनके पास, मुझे याद है। धड़कते सांस लेते रुकते चलते मैंने देखा है, धड़कते सांस लेते रुकते चलते मैंने रुकते देखा है। चलते मैंने देखा। यहाँ तक कुछ सीख साख गया था, ऐसा जी। मुझे मेरे सीनियर्स कहने लगे थे कि भाई हाँ ठीक है, थोड़े बहुत खराबियां तो तुम्हारी आखिर तक रहेंगी, सभी की रहती हैं। शायर होने की निशानी ये खराबियां बनी रहे। हैं। तो धड़कते सांस लेते रुकते चलते मैंने देखा है, कोई तो है जिसे अपने में पलते मैंने देखा है। वाह वाह वाह। तो डॉक्टर राहत बद्र साहिबा, जी। हमारी भाभी, वो एक बहुत ही बड़ा स्कूल है भोपाल में, उसमें प्रिंसिपल हैं वो। तो वो दोपहर में स्कूल चली जाती थी और डॉक्टर साहब और हम अकेले, तब हम जब मिलने जाते थे तो दोपहर का वक्त चुनते थे ताकि हम बैठ के लंबी गप्पें कर सकें उनके साथ। तो उनको सुनाई मैंने ये गजल। अब इसमें एक शेर है, जो मैं बात कह रहा था ना आपसे कि बड़े लोगों के साथ रहने में जो ऑरा है वैसा ही आप इफेक्ट कर डालता है वो। तो मैंने शेर कहा उनसे कि न जाने कौन सा एक ख्वाब है आवाज देता है, खुद अपने आप को नींदों में चलते मैंने देखा है। तो उन्होंने मिसरा सुना, उन्होंने कहा कि ये एक ख्वाब, ये क्या है? तो मैंने कहा बहर पूरी नहीं होगी इससे। तो बहर पूरी करने के लिए ठूसेंगे थोड़ी फर्जी कुछ भी। इसमें सख्ता भी है। हाँ हाँ। न जाने कौन सा एक ख्वाब है आवाज देता है, मैं चाय बना के लाता हूं, तुम सोचो इसमें से। बाकी सब ठीक है, मुझे मालूम है उनकी दुआएं साथ चलती हैं, सफर की मुश्किलों को हाथ मलते मैंने देखा है। बढ़िया। बशीर साहब चाय बनाने चले गए। वो चाय बनाने चले गए ओहो हो। और वो मेरी वो जो गजल थी उस पर भी वो अंदर ले गए और मैं बाहर बैठा हुआ था। वो जब लौटे तो मैंने दो एक मिसरे कह के रखे थे, बताओ। तो मैंने सुनाया कि धड़कते सांस लेते रुकते चलते मैंने देखा है, कोई तो है जिसे अपने में पलते मैंने देखा है, तुम्हारे खून से मेरी रगों में ख्वाब रोशन है, वाह। तुम्हारे खून से मेरी रगों में ख्वाब रोशन है, तुम्हारी आदतों में खुद को ढलते आहा हा हा हा। मैंने देखा है। क्या बात है, क्या बात है। और न जाने कौन है जो ख्वाब में आवाज देता है, ये मैंने ठीक किया। न जाने कौन है जो ख्वाब में आवाज देता है, खुद अपने आप को नींदों में चलते मैंने देखा। वाह 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 वाह। ठीक है। उन्होंने वो मेरी गजल खोली और मेरी तरफ बढ़ाई, वो बहू वही मिसरा उन्होंने भी लगा रखा था। क्या बात है, क्या बात है। न जाने कौन है जो ख्वाब में आवाज देता है, वो एक निकालने के लिए। वाह वाह वाह। वो तो जो निकालने के लिए। क्रिएटिव प्रोसेस है, क्रिएटिव प्रोसेस मैं हमेशा कहता हूं ना कि अगर हम दोनों बैठे हैं और हमारे ऑरा मैच कर गए हैं, तो फिर वक्त जो है ना वो गुलाम खुद हो जाता है आपका
कि भाई अब तो मैं यहीं खड़ा हूँ, अब तो जितना इस्तेमाल करना है कर लो। तो ये एक क्रिएटिव प्रोसेस है। और ऑरा जो होता है, जो क्रिएटिव लोगों का, बड़े लोगों का, फिर आपको वो सोच भी वो आपकी इनहेंस कर देता है। बिल्कुल। ऐसा मेरा अकीदा है। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। कई साल से कुछ खबर ही नहीं, कई साल से कुछ खबर ही नहीं, कहाँ दिन गुजारा कहाँ रात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। उजालों की परियां नहाने लगी, उजालों की परियां नहाने लगी। नदी गुनगुनाई ख्यालात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। मैं चुप था तो चलती हवा रुक गई, मैं चुप था तो चलती हवा रुक गई। ज़बां सब समझते हैं जज्बात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। बशीर साहब की यादें और भी हमारे साथ बांटी हैं, क्योंकि अभी तो ये वो सिलसिला है जहां आप उनसे सीखने जाते हैं और बाद में ये होता है कि आप उनके साथ पढ़ते भी हैं और लंबा सिलसिला है पूरा। तो कुछ यादें हमारे साथ बांटी है, उनके साथ के कुछ और सुनहरे पल। एक बड़ा वाकया है अब, लेकिन इसमें कि लफ्ज ऐसा है कि वो उस लफ्ज के बगैर ये वाकया पूरा होगा नहीं। जी। मैंने उनके साथ जो पहला मुशायरा पढ़ा था वो मिड-90s में पढ़ा था। जी जी। निजामत जिनको करनी थी, उस वक्त फोन होते नहीं थे, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तो हम लोग बिलासपुर गए जी ट्रेन से। और वहां जब पहुंचे तो पता चला कि कोहरे की वजह से ट्रेन लेट है और जो नाज़िम मुशायरा हैं वो नहीं आ रहे हैं। सदारत बशीर बट साहब को करनी थी। तो डॉक्टर साहब से कहा गया कि सर ऐसा ऐसा हुआ है और अगर आप निजामत फरमा दें तो बड़ी इनायत होगी, और सदारत जो है डीएम कर लेंगे यहाँ के। जी वो जी। बड़े उर्दूदां थे, बड़े ज़ईफ सीनियर पर्सन थे। तो डॉक्टर साहब कहा ठीक है। अब जो नजराना तय हुआ था वो मुशायरे का था। सुबह जब वो ऑर्गेनाइजर आया डॉक्टर साहब के पास एनवेलप लेकर, तो डॉक्टर साहब ने उसे रोका और पैसे देखे, नजराना देखा, तो नजराना वो था जो तय किया गया था। डॉक्टर साहब कहा इसमें से तो 10,000 रुपए कम है। जी। ये इस तरह से जिंदगी और आगे बढ़ी और अब आपके सामने
बिल्कुल सही है। कॉलेज के जमाने के बाद जिंदगी की राहों में कुछ करने की दिशा तय करनी थी कि भाई क्या किया जाए, तब आप पत्रकारिता में आए या उससे पहले? नहीं नहीं, वो बड़ा सीधा सा मकसद था। जो मकसद तो सीधा था, उसकी तस्वीर साफ नहीं थी। जी जी जी। जैसे इसी मुंबई का वाकया है कि इन 1994 मैं मुंबई आया, जिस वक्त लोग बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के बंगले या उनको देखने आते हैं। मैं जगजीत सिंह साहब और पंकज दास साहब से मिलने आया था। क्या बात है। और ये एक बड़ा मोटिवेशनल भी कह लीजिए इसको, और बड़ा दिलचस्प वाकया है कि मैं बैठा रहा स्टूडियो में और दमन सूद साहब होते थे, रिकॉर्डिस्ट। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि जगजीत जी तो नहीं है, वो तो कहीं कॉन्सर्ट में बाहर गए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँगा। 1 रोज़ हो गया, 2 रोज़ हो गए, 3 रोज़ हो गए। मैं रोज़ रिलीजियसली जाता था, बैठा रहता था। मेरे साथ मेरा वो वाला दोस्त भी आया था, सुधीर पाठक, जिसका जिक्र हुआ, वो दूसरे ही दिन भाग गया। जी जी जी। मैं बैठा रहता था। तो जब उनको खबर की गई कि एक लड़का है भोपाल से आया है और वो आपका इंतजार कर रहा है, मना कर दिया है लेकिन जा नहीं रहा, वो रोज आ जाता है बाल वाल काढ़ के। तो फिर उनकी खबर आई मुझे और दमन सूद साहब ने कहा कि देखो ऐसा है, 3 रोज बाद आना, वो आएंगे। मैं ठीक है कोई बात नहीं। मैं दूसरे दिन फिर पहुंच गया, फिर बैठ गया जाके। मैंने कहा 3 रोज बाद आएंगे, मुझे कुछ और काम तो है नहीं, मुझे तो उनसे मिलना है। कभी तो आसमां से चांद उतरे, जाम हो जाए। कभी तो आसमां से चांद उतरे, जाम हो जाए। तुम्हारे नाम की एक खूबसूरत शाम हो जाए। तुम्हारे नाम की एक खूबसूरत शाम हो जाए। कभी तो आसमां से चांद उतरे, जाम हो जाए। कुछ जरा शर्मा से जाते हैं। वो मेरा नाम सुनकर कुछ जरा शर्मा से जाते हैं। बहुत मुमकिन है कल इसका मोहब्बत नाम हो जाए। बहुत मुमकिन है कल इसका मोहब्बत नाम हो जाए। मुस्कुरा कर हाल पूछो, दिल बहल जाए। जरा सा मुस्कुरा कर हाल पूछो, दिल बहल जाए। हमारा काम हो जाए, तुम्हारा नाम हो जाए। हमारा काम हो जाए, तुम्हारा नाम हो जाए। कभी तो आसमां से चांद उतरे, जाम हो जाए।
के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। कभी तो आसमां से चांद उतरे। खैर वो नेक्स्ट डे आए तो जैसे एक मुराद पूरी होती है, हाँ बताओ, तो मैं कहा मैं आलोक हूँ और भोपाल में रहता हूँ विदिशा में और गज़लें कहता हूँ और मेरी बड़ी तमन्ना है कि मेरी कोई गज़ल आप गा दें। तो जो उन्होंने कहा मुझसे वो मुझे आज भी याद है कि अच्छा ऐसे कैसे गा दें, रातों रात स्टार बना दें। अरे बाप रे। हाँ कुछ सुनाओ, कुछ मश्क। वो उम्र मतलब दैट टाइम आई वॉज जस्ट 24-23। तो मैंने उन्हें सुनाया तो जाहिर बात है कि जैसा कच्चापन था वो था। तो उन्होंने लगभग, जिसको मैं कहता हूं कि बस बड़ी शाइस्तगी से कि भाई ठीक है ओके। तो मैं बड़ा मायूस हुआ, मैं बाहर गया, थोड़ी देर रुका रहा, फिर लौट के आया। मैंने उनसे कहा आप मुझे ये बताएं कि जगजीत सिंह जी की आवाज तक पहुंचने के लिए मुझे क्या और कितनी मेहनत करनी होगी। वाह। तो जैसे ही उन्होंने ये सुना तो बोले बैठो, बिठाया, फिर जो मैं लिख कर ले गया था वो फिर सुना। और फिर उन्होंने कहा कि देखो कुछ बहर पे काम करो, उर्दू पे काम करो, कुछ थोड़ा मश्क करो। ठीक 3 बरस बाद, 4 बरस बाद 1997 में मरीन ड्राइव पे भाईदास हॉल है, वहां वो मेरी गजल गा रहे थे और मैं ऐसे ही सामने बैठ के जज्बाती हो रहा था। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। तो इस तरह से आपका जो रास्ता है वो जगजीत सिंह तक पहुंच गया। और मैं ये सोच रहा था कि आप रोज जाके वेस्टर्न आउटडोर में बैठ जाते थे और 5 दिन 6 दिन ये सिलसिला चलता रहा। कितना मुश्किल था बंबई में टिके रहना और इस जिद के साथ कि मैं तो जगजीत से मिलके ही जाऊंगा। देखिए किसी भी जिद पर टिके रहना अपने आप में एक बहुत मुश्किल बात है। सिर्फ जगजीत जी नहीं, अगर मैं अपनी माँ से ये कह रहा हूं कि मैं राइटर बनूंगा तो आपको लगता है कि हमारे मुआशरे में सिर्फ राइटर बन के आप कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। कम से कम जिस एरा की मैं बात कर रहा हूं उस समय तो नहीं कर सकते थे आप। आज कर लेते हैं। आज मुझे मीडिया छोड़े हुए करीब 6-7 बरस हो गए। मैं पूरे वक्त एक फ्रीलांसर राइटर की तरह काम कर रहा हूं और ठीक कर रहा हूं। मैं खुश हूं अपनी उससे। तो उस वक्त तो ये मुश्किल था। और जिंदगी में हमेशा ये होता है कि जब आप कोई चीज ठानते हैं तो सबसे पहली जो ताकत सामने आती है वो जिद को तोड़ने की आती है। बिल्कुल। तो वो आपको अपने आप में चट्टान बनना पड़ता है कि नहीं मैं जिस पथ पे हूं वो सही है। आपने विदिशा की बात की, उस वक्त एक वाकया निकल गया कि मैं जिस वक्त गजलें कह रहा था उस वक्त प्रगतिशील लेखक संघ बहुत सक्रिय था विदिशा में, भोपाल में, प्रोग्रेसिव राइटिंग मूवमेंट। और मेरे जितने दोस्त थे, चाहे वो ब्रज श्रीवास्तव हों, रविंद्र स्वप्निल प्रजापति हों, विजय बहादुर सिंह जी जो हमारे सीनियर थे वो हों, वो भी नरेंद्र जैन हों जी, इधर भोपाल आ जाइए तो कमला प्रसाद जी हों, भगवत रावत जी हों, ये सब प्रगतिशील लेखक संघ के लोग थे। मैं इनके साथ रहता था जी। तो ये सब मुझे ये कहते थे कि अरे गजल क्या है, डेड फॉर्म है, कोई भविष्य नहीं है। तो मैं उनको ये कहता था कि इसी शहर की मिट्टी में वो शेर है कि कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, वहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। दुष्यंत कुमार। तो मैं ये होप कैसे छोड़ दूं कि जिस शहर ने दुष्यंत कुमार दिया, इतना बड़ा नाम हिंदी गजल का, जिनकी पूरा मेटाफर, जिनका पूरा डिक्शन उर्दू का था, तो मैं कैसे ये होप छोड़ दूं। तो मुझे लगता है कि वो तो आपके सामने हमेशा रहेगा। वो सिर्फ जगजीत जी के साथ कोलैबोरेशन करने से या उस ख्वाब को पूरा करने पे नहीं रहता। वो तो मुंबई में स्ट्रगल के वक्त भी रहा कि मैं जब 3-4 बरस यहाँ रहा 1997 तक, जब मेरी वालदा का इंतकाल हो गया और वो जो एक रसद मुझ तक आती थी उनकी दुआओं की और फाइनेंस की, जिससे मेरा यहाँ गुजर बसर होता था, वो जब छूट गई तो मुझे वापस जाना पड़ा। वापस जाके करूंगा क्या? तो फिर
चूंकि वही है कि न करता इश्क तो और क्या करता, मुझे तो कोई दूसरा काम भी नहीं आता जी। जाकर सहाफत की नौकरी की बिल्कुल। दैनिक भास्कर में उस वक्त। और फिर वही दौर था कि जब आपको किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, आपके पास जबान है, नजर है, आप बेदार हैं अपने मुआशरे, अपने वक्त से, तो आप सहाफत में भी अपने आप को, मैं हमेशा अभी भी कहता हूं कि अगर राइटिंग के समानांतर कोई बहुत खूबसूरत पेशा है जिसमें वही संवेदनाएं चाहिए जो लेखक के लिए चाहिए, जिसमें वही बेदारी चाहिए जो राइटिंग के लिए चाहिए, जिसमें वही वक्त को समझने और पकड़ने की नजर चाहिए जो राइटिंग में चाहिए, तो वो पत्रकारिता है। आप देख लीजिए, दोनों पेशे ऐसे हैं कि अगर आप बहुत संवेदनशील व्यक्ति नहीं है तो आप बहुत अच्छे पत्रकार भी नहीं हो सकते। आप निष्पक्ष नहीं है तो भी आप पत्रकार नहीं हो सकते। और अगर आप बहुत अच्छी नजर नहीं रखते हैं मुआशरे को, वक्त को आगे पीछे देखने की, तो भी आप पत्रकार नहीं हो सकते। और यही सारी खूबी एक लेखक में भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दोनों जो पेशे हैं एक साथ चलने वाले हैं। तो मैं ये कहता हूं कि मेरा जो पेशा था वही मेरा पैशन बन गया, और जो मेरा पैशन था वही मेरा पेशा बन गया। बिल्कुल तो सही। वो स्ट्रगल तो हमेशा जिंदगी में रहता। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, गो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है। प्रिंट वाली पत्रकारिता से आप जुड़ गए और एक अखबार के साथ आपका सिलसिला चल पड़ा, लेकिन वहां से राहें दिल्ली की तरफ जाती हैं, वो हाँ। किस तरह से जाती हैं? वो ऐसे जाती हैं कि एक जिनको मैं हमेशा याद रखता हूं, हेमंत शर्मा, बहुत बड़े साहित्यकार हुए, पद्मश्री मनु शर्मा उनके पुत्र हैं, और वो जनसत्ता लखनऊ में 25 बरस तक संपादक रहे, और बाद में जब इंडिया टीवी शुरू हुआ तो उसके न्यूज डायरेक्टर बने। तो वो मेरी साहित्यिक अभिरुचियों से वाकिफ थे। तो हमारे एक मित्र होते थे पारितोष चतुर्वेदी, अभी भी हैं वो टीवी में, तो उन्होंने बताया कि आलोक श्रीवास्तव, उस वक्त इंडिया टीवी शुरू हो रहा था और इंडिया टीवी में कॉपी राइटिंग के किसी व्यक्ति की जरूरत थी, तो इन्होंने मेरा नाम दिया। और हेमंत जी जो कि मुझे कवि के तौर पे जानते थे, तो उन्होंने बड़ा अचरज किया कि अच्छा वो पत्रकार भी हैं। तो उन्हें बताया कि हाँ वो दैनिक भास्कर में है और भोपाल में और पत्रकारिता में जो मैगजीन्स हैं उसको देखते हैं। तो मुझे बुलाया गया और बड़ा दिलचस्प ये रहा कि करीब 1-1.25 घंटे मेरा इंटरव्यू चला, जिसमें मुझसे सिर्फ गजलें सुनी गई क्योंकि तब तक मुंबई से वापस आने और इधर दिल्ली आने तक के बीच का जो वक्फा था उसमें मैंने फ्रीलांस रिपोर्टिंग बहुत की थी, तो दैनिक भास्कर में या इंडिया टुडे में, तो ये सब मेरी बायलाइन के साथ शाये हो चुकी थी, पब्लिश थी, तो ये सब मैं ले गया था फाइल करके। तो ये क्या देखना, यही तो काम हमें लेना है। ये लिख रहे हैं तो लिखना तो इन्हें आता ही है, लिखने के लिए इन्हें बुलाया जा रहा है न्यूज ठीक करने के लिए या भाषा ठीक करने के लिए। तो मेरा ऐसा इंटरव्यू नहीं हुआ था, मैंने सीटीसी रखी, बताया ये सैलरी मिलती है और ये ऐसा ऐसा, उसके हिसाब से बस वो एक 5 मिनट का एचआर का नेगोशिएशन हुआ मेरे साथ, और फिर उसके बाद हाँ चलो सुनाओ। फिर उसके बाद वो बोले कि चलिए आइए घर चलते हैं। तो उस समय रात 9 बजे भोपाल एक्सप्रेस अभी भी चलती है, 2004 की बात है। तो मैंने कहा कि रात मेरी ट्रेन है, वो बोले हम छुड़वा देंगे आपको। तो हम घर पहुंचे हेमंत शर्मा जी के
और सर्दियों के कोई दिन थे, हाँ, मैं एंटर हुआ, देखा कि एक साहब बैठे हैं जो फर वाली कैप लगाए हुए हैं, मफलर पहने हुए हैं, वो पीछे से दिखे मुझे। और जैसे ही मैं उनके सामने पहुंचा तो देखा वो मनु शर्मा जी हैं। कर्ण की आत्मकथा, द्रोण की आत्मकथा, द्रौपदी की आत्मकथा, ये बड़े बड़े उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। तो मैं चौंक गया, मैंने कहा ये यहाँ कैसे बैठे हैं। बाद में मुझे पता चला कि जो हेमंत शर्मा हैं वो मनु शर्मा जी के पुत्र हैं और वो मेरी साहित्यिक अभिरुचियों को जानते हैं और जानते थे, जिस वजह से उन्होंने मुझे बुलाया था। तो इस तरह टेलीविजन में नौकरी मिली और 2 बरस इंडिया टीवी में रहा। फिर उसके बाद ये हुआ, चूंकि मैं भोपाल में रहते हुए इंडिया टुडे में फीचर रिपोर्टिंग करता था, तो जब उन्हें पता चला कि आलोक श्रीवास्तव जो हैं, जो कभी इंडिया टुडे में लिखा करते थे, वो दिल्ली आ गए। अच्छा, और मैं चूंकि थोड़ा सा फोबिया था क्योंकि प्रिंट से आया था और हिंदी बेल्ट से आया था, तो मैं बड़ा सहमा डरा सा रहता था कि टीवी सीख लूं एक बार। इसकी जो टेक्निकलिटीज हैं हमारे यहाँ, रिकॉर्डिंग, ये वो सब, शूटिंग, ये सब सीख लूं पहले, उसके बाद पर खोलूंगा। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि दिल्ली पहुंचने के करीब 1 साल तक दिल्ली के किसी एक दोस्त को मैंने नहीं बताया था कि मैं दिल्ली में हूं। ओहो। और सिर्फ 7 या 8 घंटे के लिए मैं घर जाता था। स्लीपर में हूं तो स्लीपर में आ जाता था, सुबह आ जाता था, क्योंकि फैमिली नहीं थी, नीतू और अंशल तब भोपाल में ही थे जी। मैं अकेला गया था और मिशन था कि इसे सीखना है, क्योंकि मैं ये समझ चुका था कि राइटिंग जो है तब तक उतनी ग्लोरीफाई नहीं हुई थी कि मैं उससे कुछ कमा सकूं। और मैं बैंक मैनेजर हो नहीं सकता था जी, इंजीनियर या डॉक्टर में बन नहीं सकता था। तो इस रास्ते को पक्का करना था, इस रास्ते को पुख्ता करना था जी, कि मेरी राइटिंग भी ना छूटे, मेरी नजर भी कमजोर ना हो, मेरी बेदारी भी ना घटे, और मैं अपना जो पैशन है उसको परस्यू कर सकूं, उसको मैं आगे बढ़ा सकूं जी। इस वजह से मैं पत्रकारिता में रहा और 2004 में वो बल्कि दैनिक भास्कर में तो 2000 में शुरुआत हो गई थी और फिर उसके बाद 2006 में आज तक से बुलावा आया, 15-16 तक रिश्ता चला। उसके बाद फिर INB मिनिस्ट्री, हमारा अपना मंत्रालय, बिल्कुल, उसमें बतौर सीनियर एडवाइजर 2 बरस रहने के बाद 1 बरस मैं अमर उजाला में सीनियर एडवाइजर रहा। 18 में फिल्म आ गई, वोटका डायरी, जो मेरे दोस्त ने बनाई थी, कुशल श्रीवास्तव ने जी, के मैनन और मंदिरा जी। उसमें गाने मेरे थे, उस्ताद राशिद खान साहब ने और रेखा भारद्वाज जी ने गाने गाए थे, संदेश शांडिल्य जी का म्यूजिक जी। वहां से फिर पैसे बनने शुरू हो गए। सही है। वहां से फिर पैसे जब बनने शुरू हो गए और जिम्मेदारियां कुछ कम हो गई, अब लगने लगा कि नहीं अब हो सकता है, तो फिर मैंने 17-18 में पूरी तरह से अलविदा कहा। मतलब जिसको तनख्वाह कहते हैं वो लाने का जरिया बदला। इस बीच काम सब होता रहा, इस बीच एल्बम्स करता रहा। पंकज दास साहब के साथ बहुत अच्छा एक उनके करियर का पहला जो सोलो एल्बम है, सिंगल गजल ट्रैक एल्बम, ख्वाबों की कहानी, वो की। शुभा मुदगल जी के साथ बहुत सारे एल्बम किए। उसके बाद और भी जो हमारे सिंगर्स हैं, और अपना जो लिटरेचर में जो चल रहा था वो तो चलता ही रहा। लेकिन जर्नलिज्म के पेशे ने एक सहूलत मुझे ये दी कि मैं अपनी राइटिंग को यथावत रख सका। मैं लेखन से जुड़ा रहा और बिल्कुल टीवी में भी मैंने वो काम तजवीज किया, वो काम हाथ में लिया जिसमें मेरा लेखन कहीं ना कहीं वो होता रहे। बहुत सही बात है। तो यहाँ एक गाना सुनते हैं, फिर आगे की बातें की जाएंगी। कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी
पानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। जो दिल को तसल्ली दे, वो साज उठा लाओ। दम घुटने से पहले ही आवाज उठा लाओ। खुशियों का तरन्नुम है, अश्कों की ज़बानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। आलोक जी, ये कहां से हुआ कि आपकी लिखी चीजें बल्कि अमिताभ बच्चन ने रिसाइट की? मुझे याद है कि एक प्रसार भारती का गाना भी आपने लिखा था। ये अमिताभ बच्चन वाला ये मैं सिलसिला क्या भारत है? का चेहरा हूँ जी। ये यूं हुआ था कि आदेश श्रीवास्तव जो मरहूम मौसीकार थे, वो मेरे बड़े अच्छे मरासिम थे, उनसे बिल्कुल बड़े भाई की तरह थे। तो आपको याद होगा कि साल 2012-13 में जब केदारनाथ में फ्लड आया था, बहुत तगड़ा और त्रासदी हुई थी, तो हम लोगों ने एक गाना बनाया था जी। कि न जीवन बचा न घरों की निशानी, पहाड़ों पे टूटा पहाड़ों का पानी। बिल्कुल याद है। टेलीविजन में मैं चूंकि आज तक में था उस वक्त, तो बड़ा लोगों ने उसको का प्रतिसाद, और कहना चाहिए कि उस पूरे हादसे को बयान करता हुआ वो सॉन्ग था। तो उसे आदेश भाई ने बनाया। एक रोज रात आदेश भाई का फोन आया मेरे पास कि आलोक, मैं एक नेशन सॉन्ग बनाना चाहता हूँ और ये मैं दादा से पढ़वाना चाहता हूँ। दादा कहते थे बच्चन साहब को। तो मैंने कहा बिल्कुल, अरे मेरे लिए तो खुशकिस्मती की बात है ये। और ये वो जो माँ से कहा था कि मैं तो तो वो भी बिल्कुल बिल्कुल यहाँ वो भी पूरा होता नजर आ रहा है। वो भी पूरा होता नजर आ रहा है। तो एक नज्म थी जिसे पहले शुभा मुदगल जी ने गाया था, आओ सोचें जरा, आओ देखें जरा, हमने क्या क्या किया। तो वो नज्म मैंने रीराइट की एक पेट्रियाटिक फील में और उन्हें भेजी। तो उन्होंने बच्चन साहब को सुनाई, बच्चन साहब को भी अच्छी लगी। एक अजीम शख्सियत जो होती है वो कैसे बनती है, इसकी एक मिसाल है ये वाकया। तो उस वक्त यही जो सिलसिला चल रहा था, उसमें जो स्टार प्लस चैनल है उसका कोई इवेंट था जो डिले होता जा रहा था। हालांकि वो वक्त के बहुत पाबंद हैं, तो जो उन्होंने वक्त दिया था उस वक्त पे हम लोग स्टूडियो में इकट्ठे थे। तो पता चला कि वो 8 सवा 8 बजे शूट के लिए निकले हुए हैं उस इवेंट के, और वहाँ से वो इवेंट खत्म करते ही आपके पास आएंगे। वक्त गुजरता गया, हम लोग इंतज़ार करते रहे, वक्त गुजरता गया, इंतज़ार करते रहे। करीब रात 10-11 बजे सुबह के निकले हुए थे वो जब
स्टूडियो में दाखिल हुए तो ऐसा लगा कि जैसे कोई रोशनी का चलता फिरता मीनार अचानक से अमिताभ बच्चन चले आ रहे हैं। चले आ जी। रहे हैं। और वही ताजगी, मतलब वो सुबह जो उन्होंने तिलक लगाया था उसमें जो अक्षत लगे हुए थे वो भी यथावत। और उन्होंने फिर ये पढ़ा, आओ सोचें जरा, आओ देखें जरा हमने क्या क्या किया। ये गीत बहुत पसंद किया गया, उनकी आवाज में आदेश श्रीवास्तव जी ने बनाया था। उसके बाद जो दूसरा मौका मिला वो फिर दूरदर्शन के ही साथ मिला, प्रसार भारती के साथ मिला। वो ऐसा मिला कि एक शो हुआ जिसको टेलीथॉन कहा गया, जो 5-6 घंटे का शो था इंडिया गेट पर, और उसकी पूरी जो स्क्रिप्टिंग थी वो करने का मौका मुझे मिला। और जाहिर बात है बच्चन साहब उसमें उनका बहुत बड़ा सेगमेंट था, तो मुझे उनके साथ बैठ के उनके साथ लिखने का, उनके लिए लिखने का मौका मिला। और मैं बाकायदा उनके साथ घंटों बैठ के मैंने स्क्रिप्टिंग की। तो ये कनेक्शन तो उनको पता ही था कि मैं इसका गीत गा चुका हूं। और उसके बाद फिर उन्होंने आमीन के लिए बहुत अच्छे वर्ड्स जो हैं वो अपने सोशल मीडिया पे डाले, और उसके बाद से मुसलसल एक रिश्ता कायम हुआ। क्योंकि जब आप काम कर लेते हैं ऐसे किसी शख्सियत के साथ तो फिर आप उसके दिलो जहन में रह जाते हैं। जी। तो उसके फिर शेर भी बड़े वो ट्वीट करते रहे वक्तन फवक्तन, ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, या और भी दूसरी गजलों के, तो उनके सोशल मीडिया पे आते रहे और एक राब्ता कायम रहा। एक बहुत खूबसूरत वाकया बच्चन साहब के साथ जो हुआ वो ये कि ये जिसका जिक्र आपने किया भी, जब दूरदर्शन के 60 बरस पूरे हुए तो मुझे प्रसार भारती ने बुलाया। मैं उस वक्त दूरदर्शन से जा चुका था, मैं 2 बरस वहाँ सीनियर एडवाइजर के तौर पे काम करके, तो लेकिन मरासिम सब थे। तो उन्होंने कहा कि हम चाह रहे हैं कि एक सॉन्ग आप लिख दें जो दूरदर्शन के 60 बरस का जो सफर है उसको दिखाए। तो लिखते 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 वो एक कविता के फॉर्म में आ गया। और उसके लफ्जों में पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगने लगा कि ये तो उन्हीं के लिए हो गई है, बच्चन साहब के लिए। तो मैंने उस वक्त जो डीजी थी सुप्रिया साहू, मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आपने गीत लिखने को कहा था लेकिन ये एक पोयम हो गई है, और इस पोयम को भी मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मिस्टर बच्चन से अच्छा कोई इसको रिसाइट कर नहीं सकता। तो बोली कि ठीक है हम बात करते हैं। तो ये एक बहुत, जिसको कहते हैं मेरे जैसे राइटर के लिए एक बड़ा खूबसूरत वाकया था। तो मेल चेन शुरू हुई, उसमें सीईओ प्रसार भारती, डीजी दूरदर्शन, मिस्टर बच्चन, सिद्धार्थ बासु साहब, ये सब थे। और वो उनसे रिक्वेस्ट का सिलसिला शुरू हुआ ऑन मेल। 1 हफ्ता गुजर गया, 2 हफ्ते गुजर गए, 3रा हफ्ता भी गुजर गया। बड़ी निराशा होने लगी। मैं देख रहा हूं कि वो मेल चेन चल रही है। सुबह मेरे मन में आया कि अब इसमें मुझे आना चाहिए। तब तक मैं उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा था, वो चल रही थी, इंग्लिश में चल रही थी वो, मैं उसमें था। तो मैंने मेल टाइप किया और उसमें लिखा कि आदरणीय प्रणाम, हमने बचपन से सिर्फ 2 चीजें देखी हैं, एक दूरदर्शन और दूसरा अमिताभ बच्चन। वाह वाह वाह। और अब जो एक संजोग बन रहा है वो ऐसा बन रहा है कि भारत के ये 2 स्तंभ एक होने का कोई योग सामने आ रहा है। तो एक कवि की, एक कवि पुत्र से ये प्रार्थना है कि दूरदर्शन के 60 बरस पर लिखी हुई ये कविता यदि आप पढ़ दें तो आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियां इन 2 बड़े ध्रुवों को एक जगह पर देख सकेंगी। और मेल मैंने छोड़ दिया, लिखकर वो पोएम भी डाल दी। जी जी। उसके बाद भी कोई आंसर नहीं आया। तो फिर मुझसे डीजी ने जब कहा कि आलोक जी अब आप एक काम करिए, इसको किसी से गवा दीजिए आप। तो उसको कंपोज किया हमारे बहुत अच्छे टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर हैं दुष्यंत दुबे ने, और सोनू भाई ने उसको फिर गाया, सोनू निगम जी ने। तो मैं जिस रोज उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था बॉम्बे में, तो ट्विटर पर मैंने वो फोटो डाला। अब मेरी खुशकिस्मती है वो फॉलो करते हैं मुझको, तो देखा होगा उन्होंने। तो मुझे सिद्धार्थ बासु जी का फोन आया, तुम कहाँ हो? तो मैंने कहा मैं अंधेरी में हूँ और वो पोएम जो दादा को पढ़नी थी वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि कोई आंसर, तुम इधर आओ गोरेगांव, तो केबीसी के सेट पर, वहाँ तुम्हारी एबी से भी मुलाकात हो जाएगी। मैं पहुँच के मैंने प्रणाम किया उनको। तो मुझसे वो इनका अंदाज, अरे भाई हमने वो आपकी कविता पढ़ दी है। अरे बाप रे। तो मेरे पास एक मिश्रित भाव था जी, जिसमें प्रसन्नता भी थी, जिसमें बहुत सारी खुशी भी थी और भावुकता भी थी। जी जी जी। बड़ा शुक्रिया आपका। मुझे क्या लगा कि उन्होंने ऑडियो कर दिया,
तो सिद्धार्थ बासु जी जो है मुझे वो एक ग्रीन रूम में ले गए। उन्होंने अपना आईपैड खोला तो देखा कि न सिर्फ उन्होंने पढ़ दिया बल्कि वीडियो भी था, बल्कि वीडियो भी बना दिया। तो आप जिसको गूज़बम्प्स कहते हैं मैंने देखा। मैं हमेशा फक्र से कहता हूं कि जिन लोगों की सोहबत को लोग तरसते हैं, उस शख्सियत ने मुझे सरप्राइज दिया। क्या बात, क्या बात। तो ये चीज सुनी जाए। हाँ। इतिहास का मैं आईना हूं, तहजीब का रंग सुनहरा हूं। गंगा जमुना मेरी आंखें, मैं नए भारत का चेहरा। मैं कल भी था, मैं आज भी हूं, मैं नवयुग का अंदाज भी हूं। सारी दुनिया का घर मुझ में, इस मिट्टी का आदर मुझ में, मैं देशभक्त भी कह रहा हूं, मैं नए भारत का चेहरा, मैं नए भारत का चेहरा। मैं बेटी की मुस्कान में हूं, मैं नारी के सम्मान में हूं। मैं बेटी की मुस्कान में हूं, मैं नारी के सम्मान में हूं। विज्ञान में और किसान में हूं, हर वीर में और जवान में हूं। मैं सीमाओं का पहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं। अब चांद पे पांव जमाना है, सूरज से आंख मिलाना है, एक नया सवेरा लाना है, संकल्प नया दोहराना है। न ठहरा था, न ठहरा हूं, न ठहरा था, न ठहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा 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 हूं। आशुतोष राणा से अपने कनेक्शन के बारे में जरा बताइए। अब आशुतोष जी को मैं ऐसे मानता हूं अपने जीवन में कि एक ऐसा दक्ष अभिनेता जिसे आप बचपन से देखते आए हो, मतलब मैं पिछले 25-30 बरस से उनको अभिनय में और पर्दे पर देख रहा हूं और बहुत एडमायर करता हूं। और ऐसी बड़ी शख्सियत अचानक से आए और आपके कंधे पे हाथ रखकर आपको अपना छोटा भाई कहते। बिल्कुल। तो हमारे जो मरासिम, जो रिश्ते हैं, वो तो चूंकि मध्य प्रदेशी हैं दोनों और बहुत पास पास गाडरवाड़ा विदिशा, ये तो एक अलग कनेक्शन है। लेकिन आशु भैया के लिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं, मैं अपने निजी अनुभव से ये बात कह रहा हूं कि एक ही शख्स में अगर आपको आपका बड़ा भाई, आपका मेंटोर और एक आध्यात्मिक गुरु, चिंतक, विचारक और मार्गदर्शक अगर एक ही शख्स में देखना हो तो उस शख्स का नाम आशुतोष राणा हो सकता है। क्या बात है। तो मेरे लिए तो वो मतलब एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे हैं जो बड़ा भाई। अच्छा, मैं झगड़ा भी कर लेता हूं। अब रिश्ते यहां तक आ गए हैं कि मैं अक्सर उनसे बेतमीजी कर लेता हूं और बड़ी कुशादा दिली से जो है मुझको माफ भी कर देते हैं। तो कहीं असहमति होती है तो मैं बोल भी देता हूं, भैया यहाँ असहमत हूं। तो वो बिल्कुल छोटे भाई बड़े भाई जैसा रिश्ता शुरू हुआ था। हम दोनों के आराध्य उसके माध्यम बने थे। जी जी। जिस वक्त मैं आज तक में था तो उस वक्त मैं एक शो करता था, सत्यम शिवम सुंदरम, जिसमें हम छोटे छोटे ऐसी जगहों पर, हम बड़े बड़े जो देश के मंदिर हैं उनमें जाते थे और जो अशक्त लोग हैं जो उस मंदिर तक नहीं पहुंच सकते, उनके नाम से वहां पूजन करवाते थे। ये टीवी का शो था वो, और किसी ऐसी शख्सियत से करवाते थे जिसका बिलीव भी हो वहां पर। तो महाकालेश्वर जो है वहां मैं भी बचपन से जाता रहा, मेरे आराध्य हैं वो। वहां के लिए मैंने आशु भाई से बात की और हम लोगों ने एक शो किया वहां पर। यह साल 2007 की बात है। यह हमारी निजी और बहुत आत्मीय पहली मुलाकात थी। उसके बाद वो अपने काम पर, मैं अपने काम पर, और बीच बीच में बातचीत होती रहती थी। सघनता का जो आरंभ है वो हुआ साल
2019 में जब कोविड आया, तो मैंने एक पोयम कही जो हमारे मौजूदा परिदृश्य पर थी, जो दिख रहा है सामने वो दृश्य। तब तक ये बच्चन सर का, जगजीत जी का, पंकज साहब का, ये सब हो चुका था। हम बात कर रहे हैं 2000 की। तो आशु भैया का फोन आया, तब तक वो आलोक जी बोलते थे, फिर उसके बाद छोटे भाई और वो तो आलोक जी, अरे आपकी रचना पढ़ी मैंने और मुझे बड़ा अच्छा लगा, अगर आप आज्ञा दें, जो उनका अंदाज है, तो ये रचना मैं पढ़ना चाहता हूँ। जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है। मैं कहा, आप कैसी बातें करते हैं बड़े भैया, आपने चयन कर लिया इसका, वही बहुत बड़ी बात है। तो नहीं, वो मुझे लगा कि भाई आप महानायक के लिए लिखते हैं छोटे। तो नहीं, आप अपने आप में बहुत बड़ा नाम है और आप एक दक्ष अभिनेता भी हैं और साहित्यकार भी हैं, मेरी खुशकिस्मती होगी आप पढ़ें तो। और वो यूनुस भाई, वो उन्होंने पढ़ी, एक वेब सीरीज वो कर रहे थे औरंगजेब, तो उसकी डबिंग चल रही थी, तो वहीं मोबाइल पर के जो है उन्होंने वो रचना पढ़ी और सोशल मीडिया पे पोस्ट की, और फिर वही जो लफ्ज सोशल मीडिया पे बार बार इस्तेमाल होता है, देखते ही देखते वो मिलियंस और बिलियंस में वायरल हो गई। उसके कुछ रोज बाद अब यहां से उनके साथ संबंधों की जो सघनता है, आत्मीयता है, अधिकार है, प्रेम है, वो सब सघन होता चला गया। अब वो मेरे लिए मेरे बड़े भाई की तरह और मैं उनके लिए उनके छोटे भाई की तरह हम लोग संवाद करने लगे, और बड़े अच्छे रचनात्मक संवाद होते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में एक शब्द है, जबलपुर, गाडरवारा, सब जगह बोल गम्मत तो गम्मत हमारी लगने लगी, बैठने लगे हम लोग। एक रोज उनका फोन आया, बोले कि छोटे भाई मैं चाहता हूं तुम शिव तांडव स्तोत्र का भावानुवाद कर दो। हाँ, मैंने, भैया क्या बात करते हैं आप, इतना रावण द्वारा विरचित जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले कलेव लंबलांबिका भुजंग तुंग मालिका, इतना कठिन है वो, उसको समझना, उसको सीखना, बोलना इतना कठिन है, कैसे हो, कल हो जाएगा। उनका मीटर कितना उसका जबरदस्त, बहुत ही मुश्किल, बहुत मुश्किल मीटर है। तो बोले तुमने मीटर तो साध रखा है। तो मैं थोड़ा सा हिला, मैंने कहा कहाँ साध रखा है मीटर, मैं गजल का आदमी, गजल का छात्र हूं मैं। तो बोले कि भाई ऐसा है, जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, ये भी तो वही है, ये भी तो वही मीटर है। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले, हाँ, लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र। मैंने कहा हाँ यार, ये तो बात सही है। अरे 15 रोज गुजर गए, 15 रोज बाद उनका फिर फोन आया, हाँ छोटे हो गया। मेरे मुंह से निकल गया कि जी हाँ हो गया। अरे बाप रे, कुछ फिनिशिंग टच बचा है। बड़ी आत्मग्लानि से भर गया मैं, ये बिल्कुल एकदम शुद्ध जो हुआ, जैसा वाकया हुआ। मैंने मेरी पत्नी नीतू से कहा, मैंने कहा यार ये बड़ा अपराध हो गया, मैं शिव को इतना मानने वाला व्यक्ति हूं और शिव का आज दिन है सोमवार, और बताइए कार्य आशुतोष का निमित्त आशुतोष बन रहे हैं, और फिर भी शिव तांडव स्तोत्र जो है वो हिंदी में आलोकित नहीं हो रहा है, तो कैसे किया जाए। शाम को मैं बैठा और मैंने आरंभ किया। तो पहला श्लोक हुआ, जटाटवी गलज्ज्वल, जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विश्वजंग का। वाह वाह, डमड 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप हैं, वे 3 लोक के पिता स्वरूप एक रूप हैं, कृपालु ऐसे हैं कि चित्त भज रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। इसकी भी नियति लिखी थी। ये जैसे ही आया, रिलीज हुआ, बहुत मिलियंस और बिलियंस में ये वायरल हुआ और इसकी तो ख्याति आपने देखी। इसमें एक बहुत ही जज्बाती, बहुत ही ऐसा वाकया हुआ कि जब छोटा वाला वर्जन ये आ गया, हमने कहा 18 श्लोक हैं पूरे शिव तांडव में, उसे करेंगे। तब तो 3 करके रह गए, और एक विमर्श आया कि शिव क्या है। अब ये शिव तांडव स्तोत्र से अलग था, लेकिन था उसी मीटर पर, शिव क्या है। तो चर्चा में निकला कि देखिए, शिव को आप जहां रख दीजिए, अगर आलोक ने रख दिया तो आलोकेश्वर हो जाएंगे, पीपल के नीचे रख दीजिए तो पीपलेश्वर हो जाएंगे, राम ने लंका विजय के पूर्व आवाहन किया और बुलाया तो रामेश्वरम हो गए। तो वे शेष हैं, अशेष हैं,
प्रशेष हैं, विशेष हैं। वाह, विशेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा वेश। क्या बात है, क्या बात है। वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल हैं, विलय भी वे, प्रलय भी वे, अकाल महाकाल हैं। क्या बात है, क्या बात है। इसे सुनते हैं। हाँ जरूर। जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विश्व भुजंग का, डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम सजल लहर भी हो गई चपल चपल, ललाट पर धधक रहा है स्वर्ण सा अनल सकल, ललाट पर ललाट से ही अर्ध चंद्र कह उठा शिव शिवम तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। विनंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप है, वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप है, कृपालु ऐसे है कि चित्त जप रहा शिव शिवम तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। आलोक जी, बहुत शानदार बातचीत हमारी चली जा रही है। सबसे अच्छी बातचीतें वो होती हैं जिनमें आगे की गुंजाइश रखी जाए, क्योंकि हमारी बातें तो कभी खत्म होने वाली नहीं है। चलते चलते हम आपसे आपकी कोई गजल सुनना चाहेंगे। मैं आपको एक गजल सुनाता हूं, बल्कि एक नहीं दो गजलें सुनाता हूं जी। और ये मेरी नई किताब आसान से है जी। और मैं एक गजल आमीन से सुनाता हूं ताकि आमीन भी नाराज ना हो। और एक गजल की नई आ गई, बड़ी बहन तुम छोटी को भूल गए जी। तो एक परंपरा का मैं अब देखता हूं पलटकर, तो ये देखता हूं कि कुदरत ने मुझे जिस एक चीज से बांधे रखा हमेशा, वो मेरी तहजीब, मेरी कल्चर, मेरी परंपरा। तो आमीन में आप एक गजल पाएंगे जो उस्ताद राशिद खान साहब ने और रेखा भारद्वाज जी ने गाई भी है फिल्म में, और वो हजरत अमीर खुसरो का बड़ा मशहूर रेख्ता है, ज़िहाल मिस्की मुकुंद गाफिल दुराए नैना बनाए बतियां। उसमें एक मिसरा आता है जिसको हम खराज अकीदत के तौर पे मैंने लिखा है कि सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो कहीं से ला दो मुझे वो अखियां। वाह। दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद से दबी हुई हैं, वो सुनना चाहें जुबान से सब कुछ, मैं करना चाहूं नजर से बतियां। वाह वाह वाह। ये इश्क क्या है, 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 ये इश्क क्या है। सुलगती सांसें, तरसती आंखें, मचलती रूहें, धड़कती छतियां। वाह 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 वाह। मैं कैसे मानूं बरसते नैनों कि तुमने देखा है पी को आते, मैं कैसे मानूं बरसते नैनों कि तुमने देखा है पी को आते। न काग बोले, न मोर नाचे, न कूकी कोयल, न चटकी कलियां। वाह वाह, क्या सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। और आसान जो शुरू होती है वो कबीर से शुरू होती है। जी जी। कबीर ने कहा था कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में हमन दुनिया से यारी क्या। तो मैंने सोचा कि कबीर अगर मेरी जनरेशन में होते तो उनके क्या थॉट होते। बिल्कुल। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, गुजारी होशियारी से जवानी फिर गुजारी क्या। वाह। गुजारी होशियारी से जवानी फिर गुजारी क्या। धुएं की उम्र कितनी है, घुमड़ना और खो जाना। वाह। धुएं की उम्र कितनी है, घुमड़ना और खो जाना, यही सच्चाई है प्यारे हमारी क्या तुम्हारी क्या। क्या बात है। वाह। यही सच्चाई है प्यारे हमारी क्या तुम्हारी क्या। उतर जाए है छाती में जिगरवा काट डाले है। वाह। उतर जाए है छाती में जिगरवा काट डाले है। मुई तन्हाई ऐसी है, छुरी बरछी कटारी क्या। वाह 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 वाह। मुई तन्हाई ऐसी है, छुरी बरछी कटारी क्या। और इसमें एक शेर मरहूम वालिद के लिए हुआ। जी। तुम्हारे अज़्म की खुशबू लहू के साथ बहती है, तुम्हारे अज़्म की खुशबू लहू के साथ बहती है। अना
ये खानदानी है, उतर जाए खुमारी क्या। वाह वाह वाह। और शेर आखिर है हम सब लिखने वालों की जानिब से कि हमन कबीरा की जूती हैं, उन्हीं के कर्जदारी हैं। हमन कबीरा की जूती हैं, उन्हीं के कर्जदारी हैं। चुकाए से जो चुक जाए वो कर्जा क्या, उधारी क्या। क्या शानदार, वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आलोक, आप विविध भारती की स्टूडियो में आए और इतनी तसल्ली से हमसे बातें की। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। आज के मेहमान कार्यक्रम में जाने माने शायर और पत्रकार आलोक श्रीवास्तव से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और आखिरी भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर गणेश शिंदे और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज के मेहमान।